प्लस 100। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आज है दिन लोकतंत्र के जश्न का, क्योंकि मतदान है हर नागरिक का अधिकार और लोकतंत्र को मजबूत करना हो तो सबका विचार इस पर्व में हिस्सा लेकर सुनिश्चित करें जन भागीदारी, निभाए वोट देकर अपनी जिम्मेदारी। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए इस वक्त मतदान का दौर जारी है। सवेरे 7 बजे ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। झारखंड और महाराष्ट्र की जनता का मन किस ओर, किस मुद्दे पर लगा है, किस पर पड़ेगी वोट चोट, और विधानसभा चुनाव पर महा कवरेज लेकर हम हाजिर हैं आपके सामने लेकर कार्यक्रम जनादेश। स्वागत आप सबका। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा और आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश में आपको आगे बताएंगे कि कैसे झारखंड की 38 सीटों और महाराष्ट्र की 288 सीटों पर इस वक्त मतदान चल रहा है और ये चुनाव 4500 से अधिक उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला तो करेंगे ही, साथ ही साथ उस पार्टी के भाग्य का भी फैसला करेंगे जिसने पूरे दमखम के साथ अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में प्रचार प्रसार में झोंक दी। चुनाव को लेकर जनसभाओं का दौर भी चला। तमाम बड़े और दिग्गज नेता अपनी अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए भी नजर आए। आज उन सभी नेताओं के लिए भी परीक्षा का दिन है कि जनता के भरोसे पर वो कितने खरे उतरते हैं और कितने प्रतिशत मार्क्स यानी वोट लेकर सत्ता पर काबिज होते हैं। और ये फैसला करेगी जनता, क्योंकि आज लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता जनार्दन ही है उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने के लिए, क्योंकि उसी के हाथों में है ये फैसला। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे ये खास कार्यक्रम जनादेश, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। झारखंड की 38 विधानसभा सीटों और महाराष्ट्र की 288 सीटों पर मतदान जारी। चुनाव के लिए मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। आम से लेकर खास तक हर वर्ग के लोगों में मतदान को लेकर उत्साह। तमाम दिग्गज नेता भी कर रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग। कई बड़े नेताओं की किस्मत लगी है दांव पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से लोकतंत्र के पावन उत्सव का हिस्सा बनने की अपील की। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने की रिकॉर्ड मतदान करने की अपील। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी की लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील। पांच राज्यों में 15 सीटों पर उपचुनाव के लिए भी मतदान जारी। उत्तर प्रदेश की 9, पंजाब की 4, उत्तराखंड की 1 और केरल की 1 विधानसभा सीट पर हो रहा है मतदान। नांदेड़ लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव जारी। तो झारखंड की 38 सीटों और महाराष्ट्र की 288 सीटों पर इस वक्त मतदान चल रहा है और लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे ही शुरू हो गया। लोकतंत्र के पर्व में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। मतदान शुरू होने से पहले ही भारी संख्या में लोग अपना बहुमूल्य वोट देने के लिए कतारों में खड़े दिखाई दिए। कई मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की कतारें नजर आ रही हैं और चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की भी अपील की है। देश भर के 1 लाख इन राज्यों के 1,14,000 मतदान केंद्रों पर करीब 11,40,000 मतदान अधिकारी लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाने की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। तो झारखंड और महाराष्ट्र के साथ साथ उपचुनाव होने वाली सीटों पर भी तैयारियां पूरी और लोग भी भारी संख्या में आकर मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। विभिन्न दिग्गज नेता और शख्सियतें भी पहुंच रही हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। सचिन तेंदुलकर अपनी बेटी के साथ पहुंचे हैं, अपना वोट दिया।
तो सुबह 7 बजे से महाराष्ट्र झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है और इसी के साथ 5 राज्यों में उपचुनाव के लिए भी मतदान जारी है। अगर बात की जाए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, यहां 288 सीटों पर एक ही चरण में मतदान हो रहा है। महाराष्ट्र में 9 करोड़ 70 लाख मतदाता 4136 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला कर रहे हैं। राज्य में बात करें तो कुल 1,04,27 मतदान केंद्र चुनाव आयोग के द्वारा स्थापित किए गए हैं और मुख्य मुकाबला महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच है। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की विशेष टुकड़ियां भी तैनात की गई हैं। 288 सीटों पर कौन सा गठबंधन मारेगा बाजी, रहेगी सबकी नजर। मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन और महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच ही है। महायुति गठबंधन की बात करें तो इसमें भाजपा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शामिल है। वहीं महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट शामिल हैं। महायुति गठबंधन में सीटों के बंटवारे की बात करें तो बीजेपी 149 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना 81 सीटों पर, अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 59 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करें तो यहां कांग्रेस के 101 उम्मीदवार मैदान में हैं। शिवसेना यूबीटी ने 95 और एनसीपी एसपी ने 86 उम्मीदवार खड़े किए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए इस वक्त वोटिंग जारी है और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मुंबई में एक मतदान केंद्र पर अपना वोट दिया। तो क्या आम और क्या खास, क्या वृद्ध और क्या युवा सभी मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं झारखंड और महाराष्ट्र में अपना मत देने के लिए और अपने वोट की ताकत से सरकार चुनने के लिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए जो वोटिंग हो रही है, मुंबई भाजपा अध्यक्ष और बांद्रा पश्चिम विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार आशीष शेलार ने भी सुबह ही आकर मतदान कर दिया और उन्होंने कहा कि आप आइए, प्रथम कर्तव्य कीजिए, बड़े पैमाने पर वोट कीजिए, अपने विभाग, अपने राज्य और शहर के विकास की गंगा में शामिल हो जाइए। आप भी आइए, प्रथम कर्तव्य करिए, ज्यादा पैमाने पर वोट करिए और अपने विभाग, अपने राज्य, अपने शहर के विकास के गंगा में शामिल होइए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जा रही है और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नागपुर मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतदान करना नागरिक का कर्तव्य है। हर नागरिक को यह कर्तव्य निभाना चाहिए। प्रजातंत्र में मतदान नागरिकों का कर्तव्य है और नागरिक कर्तव्यों को प्रत्येक नागरिक ने करना चाहिए। इसलिए जहां जहां जब जब मेरा मतदान है, मैं वहां जाके पहले वो काम कर लेता हूं दिन में, बाकी सब काम बाद में करता हूं। 100% मतदान करना और मुद्दों पर मतदान करो। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोगलिंगम ने मुंबई के सचिवालय जिमखाना में बनाए गए मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट डाला। और वहीं बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी ने मुंबई में अपने मताधिकार का प्रयोग किया और इस दौरान उन्होंने भी लोगों से अधिक वोट डालने की अपील की। फिल्म डायरेक्टर कबीर खान ने भी महाराष्ट्र विधानसभा के लिए अपना वोट डाला। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपनी पत्नी अंजलि तेंदुलकर और बेटी सारा तेंदुलकर के साथ मतदान किया। बारामती पुणे एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी बारामती में ही पुणे में आकर यहां मतदान किया। अभिनेता अक्षय कुमार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वे भी मतदान केंद्र पहुंचे, उन्होंने भी अपना वोट डाला। तो फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज लोग भी पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े अभिनेता अपना वोट डालने के लिए। और यहां आप देख सकते हैं अभिनेता राजकुमार राव
वे भी मुंबई वोट डालने के लिए मुंबई के एक मतदान केंद्र पर पहुंचे। तो महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और बात झारखंड की करते हैं। आज दूसरे चरण के लिए झारखंड में मतदान जारी है। राज्य में दूसरे चरण में 11 जिलों के 38 सीटों पर मतदान हो रहा है। झारखंड में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। मतदान के लिए 14,218 वोटिंग बूथ बनाए गए हैं। झारखंड में 28 सीटों पर एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। बात इस चरण की हो रही है, जबकि 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महाराष्ट्र के मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सभी सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। राज्य के मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि पूरे उत्साह के साथ इसका हिस्सा बने और लोकतंत्र के उत्सव की रौनक बढ़ाएं। इस अवसर पर सभी युवा और महिला मतदाताओं से अपील है कि वे बढ़ चढ़कर वोट डालें। और प्रधानमंत्री ने झारखंड के मतदाताओं से भी अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील करते हुए लिखा है कि झारखंड में आज लोकतंत्र के महापर्व का दूसरा और आखिरी चरण है। सभी मतदाताओं से आग्रह है कि वे इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी करें, वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। और इस अवसर पर पहली बार वोट डालने जा रहे अपने सभी युवा साथियों का भी मैं विशेष अभिनंदन करता हूं। आपका एक एक मत राज्य की ताकत है। तो प्रधानमंत्री की ओर से सभी इन राज्यों के सभी मतदाताओं से अपील। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदाताओं से वोट डालने की अपील की। उन्होंने भी प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान करने जा रहे बहनों भाइयों से प्रदेश में एक ऐसी सरकार बनाने के लिए बढ़ चढ़कर मतदान करने का आग्रह करता हूं जिसके केंद्र में महाराष्ट्र की संस्कृति, प्रदेश की समृद्धि, माताओं बहनों की सुरक्षा और किसानों की उन्नति हो। सत्ता के लिए सिद्धांतों से समझौता करने वालों और वोट बैंक के लालच में तुष्टीकरण को एजेंडा बनाने वालों को आज अपने वोट की शक्ति से जवाब दे। आज महाराष्ट्र के युवाओं के स्वर्णिम भविष्य के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के अंतिम चरण में भी मतदाताओं से वोट डालने की अपील करते हुए लिखा है कि झारखंड के दूसरे व अंतिम चरण में मतदान के लिए जाने वाले सभी मतदाताओं से आज एक ऐसी सरकार बनाने के लिए रिकॉर्ड मतदान करने की अपील करता हूं जिसे झारखंड की रोटी बेटी और माटी की चिंता हो। आज घुसपैठियों की विदाई और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए ऐतिहासिक वोट करें। युवाओं के स्वर्णिम भविष्य और संथाल परगना सहित समस्त झारखंड वासियों की समृद्धि के लिए मतदान करें। और आज झारखंड और महाराष्ट्र के साथ साथ जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, हमारे रिपोर्टर्स भी इन सभी सीटों पर किस तरीके से मतदान चल रहा है तमाम जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त राजेश राज हमारे साथ देवघर से जुड़े हैं, दिवाकर रांची से जुड़े हैं और निशांत राय नागपुर से सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। और सबसे पहले निशांत, अगर आपका रुख करना चाहें, हमने देखा कि मोहन भागवत अपना वोट दे चुके हैं, लेकिन इस वक्त किस गति से मतदान चल रहा है? देखिए, नागपुर में अगर बात की जाए तो लोगों में उत्साह नजर आ रहा है और सुबह से जो पोलिंग बूथ है वहां पर लंबी कतारें नजर आ रही हैं। और पूरे नागपुर में यथास्थिति कुछ इसी तरीके से हम कई सारे पोलिंग बूथ पर गए जहां पर हमने देखा कि लोग बेहद उत्साह के साथ वोट कर रहे हैं। और पूरा जो ये विदर्भ इलाका है, यहाँ पर कहा जाता है कि जो यहाँ पर जो लड़ाई है उसका असर पूरे महाराष्ट्र पे पड़ेगा और एक तरीके से महाराष्ट्र की सत्ता की चाबी विदर्भ है। ऐसे में विदर्भ में वोटर्स अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने मुद्दों के आधार पर वोट कर रहे हैं। और बात की जाए अगर अभी विदर्भ की, तो मोहन भागवत यहां पर वोट कर चुके हैं जो कि आरएसएस प्रमुख हैं। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले यहां पर वोट कर चुके हैं। और साथ में अगर जनता भी लगातार पोलिंग बूथों से निकलकर वोट कर रही है। मैं एक बार आपको पोलिंग बूथ का नजारा दिखाना चाहूंगा कि ये रास्ता है और आप देख सकते हैं कि यहां से लगातार लोगों का जो आने जाने का सिलसिला है वो जारी है। और जो लोग हैं वो वोट करके लगातार आ रहे हैं। एक बुजुर्ग महिला हमारे सामने आ रही है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि वो वोट करके। मैम, आप वोट कराएं? हाँ, कैसा लगा वोट करके? अच्छा लगा।
हमेशा करती, इसलिए बहुत अच्छा लगा। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप वोट करने के लिए? सभी को वोट करना कंपलसरी है। आपने ब्रेकफास्ट किया या ब्रेकफास्ट अब जाकर करेंगे? नहीं, ब्रेकफास्ट तो घर में पास ही है, तो घर में जाके करेंगे। अच्छा, पहले मतदान फिर जलपान? मतदान पहले वोट फिर ब्रेकफास्ट? हाँ, पहले वोट फिर खाना उसके पहले नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि चाहे जितने युवा हों, बुजुर्ग हों, पूरे उत्साह के साथ यहाँ पर आके अपना जो वोट है उसको कास्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी निशांत, जाहिर है कि और इस बार तो महाराष्ट्र में ये अपील भी बार बार की जा रही है कि भाई भारी संख्या में आइए, मतदान करिए। और जिस तरीके से महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच इस वक्त रोमांचक मुकाबला इस बार के चुनावों में उम्मीद की जा रही है, उसको देखना होगा कि मतदान देकर अपने मताधिकार के माध्यम से कितना उत्साहित है वोटर, भी नजर रहेगी इस बात पर। लेकिन झारखंड की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त राजेश राज देवघर से जुड़े हुए हैं, दिवाकर रांची से, और साथ ही हमारे साथ विनय कुमार भी झारखंड से, वरिष्ठ पत्रकार जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ। इससे पहले कि मैं रिपोर्टर्स के पास जाऊं, विनय कुमार जी, एक बार आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगी, क्योंकि झारखंड में इस बार जिस तरीके का जबरदस्त धुआंधार प्रचार किया गया और जिस तरीके से मुद्दों की बरसात की गई, और जिस तरीके से देखें तो जो मुद्दे जनता से सरोकार रखते हैं वो या चुनावी या राजनीतिक मुद्दे हावी रहे, इन पर भी एक चर्चा या विमर्श लगातार जारी रहा। इस बार के चुनावों को लेकर आपकी क्या टिप्पणी है, और क्या जनता रिकॉर्ड तोड़ेगी पिछली बार के मतदान का? देखिए, निश्चित रूप से जो पिछला चरण हुआ, प्रथम चरण, उसमें अधिक मतदाता निकल कर आया और खास करके महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा रही। ये बड़ी सुखद बात है झारखंड के लिए, देश के लिए, कि महिलाएं निकल कर आ रही हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, अपने को जागरूक भी कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं। तो झारखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि पुरुष से ज्यादा मतदाता, महिला मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जहां तक मुद्दों का सवाल है, कई मुद्दों पर हेमंत सोरेन अपने विकास के मुद्दों पर, अपनी मैया योजना के मुद्दे पर, तो दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी उन्हें घेरने का, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने का प्रयास है कि इसके अलावा जो आप मालूम होगा संथाल प्रणाम में जो आदिवासियों की संख्या घट रही है उसको लेकर भी बातचीत की गई और वो भी एक मुद्दा बना, घुसपैठ का भी एक बड़ा मुद्दा झारखंड में बना। इसके अलावा कल गिरिराज सिंह ने जिस तरह की टिप्पणी की उससे भी एक पोलराइजेशन का माहौल बना है और कहीं न कहीं कुछ असर जरूर दिखाई पड़ेगा। कल गिरिराज सिंह ने जिस तरह से टिप्पणी की कि रांची को कराची बनाया जा रहा है, बांग्लादेशी बनाने का प्रयास हो रहा है संथाल के इलाकों को, तो मुझे लगता है कि इसका भी असर आज के मतदान में जरूर दिखाई पड़ेगा। जी चलिए, मैं देवघर से हमारे संवाददाता राजेश राज का रुख करना चाहूंगी। राजेश, अगर हम देवघर जिले की बात करते हैं, देवनागरी कहा जाता है और 3 सीटें, लेकिन इस बार मतदाताओं में, क्योंकि प्रचार के दौरान तो सभी नेताओं ने प्रयास किया कि जनता तक अपनी बात को पहुंचाया जाए, लेकिन कितना ज्यादा प्रभावी रहा उनका ये प्रचार जनता के बीच? क्या आज जनता निकल कर आ रही है अपने घरों से बाहर वोट डालने के लिए? हाँ देखिए ममता, मैं बाबा भोलेनाथ की नगरी देवघर में मौजूद हूँ और यह देवघर का सेंट मैरी स्कूल है जो एक मॉडल स्कूल है और ये मॉडल बूथ जो बनाया गया है इस पर विहंगम दृश्य जो है हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि हमारे पीछे का जो नज़ारा है वो आप बखूबी देखिए कि किस तरीके से मतदान केंद्र को खूबसूरती के साथ सजाया गया है, सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं और तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो दिए गए हैं। और सबसे जो बेहतरीन दृश्य है वो आपको हम दिखाना चाहेंगे कि देवघर कर रहा है वोट, एक महिला वहां खड़ी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वहां से हट जाएं। ये देखिए, ये जो दृश्य है मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, आप थोड़ा बगल हो जाइए मैडम, इधर आ जाइए, इधर आइए। देखिए ये देवघर कर रहा है वोट, यह एक नए तरीके का ममता ये प्रयोग हम कह सकते हैं कि देवघर करेगा वोट। इसके अलावा तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो मौजूद हैं और आप हमारे दाहिनी तरफ देखिए कि एक बुजुर्ग महिला व्हील चेयर पर आई हैं, उनको जिला प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा
व्हील चेयर पर लेकर के वोटिंग कराया गया। वो काफी बुजुर्ग हैं, मुझे लगता है कि 90 साल से ज्यादा उनकी उम्र रही होगी, और अब वो गाड़ी में चढ़कर उनको जो है वो उनके परिजन उनको ले जा रहे हैं, और पूरा कलरफुल माहौल जो है वो दिखने को मिल रहा है। सेल्फी पॉइंट पर वैसे युवा जो पहली बार वोटिंग करके यहाँ पहुंचे हैं, उनके लिए एक सुखद एहसास है कि लोकतंत्र के महापर्व में वो शिरकत करने के लिए मतदान केंद्रों तक आ रहे हैं, और जो पहली बार वोटिंग करने का जो आनंद है वो उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास बखूबी करा रहा है। मैंने कई लड़कियों से, युवाओं से बातचीत करी जो पहली बार वोटिंग करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि 18 साल की उम्र होते ही जब हम वोटिंग के लिए आते हैं तो देश का नागरिक होने का एक सुखद एहसास होता है, अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने का एक सुखद एहसास होता है, और हम डेमोक्रेसी में एक ऐसी सरकार चुनना चाहते हैं जो सरकार तरक्की की इबारत लिख सके, झारखंड में सुख समृद्धि की इबारत लिख सके, और जो विकास की पटरी पर झारखंड को दोबारा वापस ला सके। एक ऐसी सरकार चुनने के लिए हम यहाँ पर वोटिंग करने के लिए आए हैं। बड़ी तादाद में महिलाएं भी वोटिंग करने आई हैं। 2 महिलाएं ऐसी थीं बीएड कॉलेज के बूथ पर जो दोनों मतदान केंद्रों पर सबसे पहले महिलाओं ने ही वोटिंग करी। बहुत बुजुर्ग महिला थी एक दीपू सरकार, उनसे हमने बातचीत भी करी है, जो भेजा है वो जब टेलीकास्ट होगा तो आप देख सकेंगी। और उन्होंने साफ कहा कि पहले मतदान फिर जलपान। तो एक बड़ा हम कह सकते हैं कि झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में जहां पर ट्राइबल समाज के जो लोग हैं उनमें अभी भी घोर अशिक्षा, गरीबी जो है वो देखने को मिलती है, और ऐसे में झारखंड में महिलाएं सबसे पहले आकर मतदान कर रही हैं। ये एक कहीं ना कहीं लोकतंत्र में एक सुखद एहसास करा रहा है, और हर हाल में जो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व बढ़ा है देश में, उसमें महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की कोशिश कर रही हैं। राजेश, आपके पीछे भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी तादाद महिलाओं की मजबूत करता हुआ दिखाई पड़ता है, नजर आ रही है आपके पीछे भी, जहां पर महिलाएं भी आ रही हैं, पुरुष भी आ रहे हैं वोट करने के लिए। देखना होगा कि आप रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं पिछली बार के मतदान का। हमारे साथ इस वक्त दिवाकर भी जुड़े हुए हैं सीधे रांची से। दिवाकर, इस चरण की अगर हम बात करते हैं, दूसरे चरण की 38 सीटें हैं, जिनमें से 18 तो संथाल परगना से ही है, जहां से कहा जा रहा है कि ये जो घुसपैठ का मुद्दा है इसको यहाँ बीजेपी ने बहुत जोर शोर से उठाया है। लेकिन जो तमाम मुद्दे इस बार उठाए गए हैं, जिसमें भ्रष्टाचार भी बहुत महत्वपूर्ण है, हेमंत सोरेन की भी साख लगी है इस बार चुनावों में, तो क्या ये मुद्दे जिनको हम राजनेताओं की रैलियों में सुनते आ रहे हैं, कहां तक ये मुद्दे जनता के बीच भी पैठ बना पाए हैं इस बार? देखिए, निश्चित तौर पर ममता, आपने जो सवाल किया है उसका जवाब मैं दूंगा और समझाऊंगा भी कि किस तरीके से जो दूसरे चरण में मुद्दे हावी रहे और पहले चरण में मुद्दे हावी रहे। लेकिन चूंकि लोकतंत्र के महापर्व की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और साझा कर रहे हैं, तो ग्रामीण इलाके जो राजधानी रांची, चूंकि राजधानी रांची की ज़्यादातर सीटों पर 5 सीटों पर पहले चरण में ही मतदान हुआ था और 2 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान हो रहा है। तो जरा हम आप पोलिंग बूथ पर अपने कैमरामैन से चाहेंगे आपको वो तस्वीर दिखाने की क्या उत्साह है ग्रामीण इलाकों में। जरा विकास, आप तस्वीर दिखाइए। ये जो लाइन है, ये सुबह 6 बजे से ऐसी लाइन यहाँ पर दिख रही है, और ये जो कतार है वो सड़कों तक सुबह में पहुँच गई थी। अब धीरे धीरे चूंकि धूप यहाँ पर बढ़ने लगा है तो उसके बाद लोगों को अंदर शिफ्ट किया गया है, लेकिन वो लगातार जोश और उत्साह, और ये उत्साह सिर्फ पुरुषों में नहीं है बल्कि हर आयु वर्ग के लोग हैं, चाहे उसमें युवा हैं, पहली बार वोट करने वाले लोग हैं, बुजुर्ग हैं। और दूसरी तस्वीर, मेरे बाएं तरफ की जो तस्वीर है वो और भी सुखद तस्वीर है। ये महिलाओं की तस्वीर है, जो लगातार इलेक्शन कमीशन ने एक स्लोगन दिया है, पहले वोट फिर जलपान। तो उस वाली की तस्वीर की महिलाओं ने पहले घर में आज चूल्हा चौका अपना नहीं किया है, बल्कि वो पहले पहुंची हैं मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और वो तस्वीर देखिए, महिलाओं की ये जो लाइन है, ये पीछे लगभग 100 मीटर तक ये लाइन गई है और दूसरी तरफ ये घूमती हुई लाइन यहाँ पर आ रही है। तो ये एक जो उत्साह और जोश हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये निश्चित तौर पर झारखंड के ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में ये तस्वीर सुबह से ही देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से पहले चरण में जो रिकॉर्ड मतदान हुआ था पिछले 2019 के चुनाव की तुलना में, जो 2024 में जो चुनाव हो रहा है उसमें करीब 4% मतदान ज्यादा हुआ था। और वो आज जो तस्वीरें ग्रामीण इलाकों से हमारे पास आ रही है लगातार, चाहे वो बोकारो की तस्वीर हो, रामगढ़ की तस्वीर हो, हजारीबाग की तस्वीर हो, चाहे वो जो कोयलांचल के तमाम जिले हैं, गिरिडीह हैं, और साथ ही साथ धनबाद है और संथाल के जो जिले हैं, इन तमाम जगहों से जो ग्रामीण इलाकों की तस्वीर सुबह से आ रही है, वो निश्चित तौर पर लगता है कि इस बार जो बम्पर रिकॉर्डिंग होगी और
जो मतदान का है वो रिकॉर्ड टूटेगा। और साथ ही साथ जो लगातार एक प्रयास है कि देश इस वक्त आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो वैसे में इस बार लगता है कि झारखंड में दूसरे चरण में जो वोटों का है वो अमृत महोत्सव मनेगा। अब जब जी, यहाँ पर दिवाकर आपको रोकना चाहूंगी, आपसे आगे भी बातचीत जारी करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो गया है। और आपने जैसे ग्रामीण इलाकों की तस्वीरें दिखाई, तो अमूमन ग्रामीण इलाकों से बेहतर मत प्रतिशत शहरी की तुलना में आता है सामने। और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वाकई सुखद अनुभव देती हैं लोकतंत्र को लेकर। लेकिन हम वापस लौटेंगे, फिलहाल यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब ब्रेक के बाद आपका स्वागत। हम लगातार बात कर रहे हैं झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के लिए जो इस वक्त मतदान जारी है उसको लेकर तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं हम जनादेश कार्यक्रम के माध्यम से। और इस वक्त एक खबर आ रही है कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ है, लेकिन साथ ही साथ सियासी तनाव भी बढ़ गया है। झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दुमका जिले की एक वीडियो साझा की गई है। इस वीडियो को लेकर उन्होंने चुनाव आयोग को भी टैग करके लिखा है कि आपने जिले के अधिकारियों को नहीं बदलकर झारखंड के चुनाव को पैसे का एक अड्डा बना दिया है। सभी जिलों में पुलिस प्रशासन झामुमो और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह पैसे बांट रहे हैं या फिर बंटवा रहे हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने चुनाव आयोग से इस पर सख्त कार्रवाई करने की अपील की है। तो ये जो वीडियो है ये गोड्डा जिले का है, जिसमें ये जो वीडियो है इसको टैग किया गया है। चुनाव आयोग से अपील की गई है कि जिस तरीके से प्रशासन पैसे बांट रहा है उसको लेकर उन्होंने सवाल भी उठाया है और इस पर कार्यवाही करने की भी चुनाव आयोग से अपील की। हमारे साथ विनय कुमार जी, झारखंड से वरिष्ठ पत्रकार, भी जुड़े हुए हैं। विनय कुमार जी, हमने देखा है कि किस तरीके से इन चुनावों में भ्रष्टाचार को लेकर जहां एक और भाजपा राज्य सरकार पर लगातार हमलावर रही है, इसको चुनाव में एक बड़ा मुद्दा भी बनाया गया है, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग के द्वारा भी भारी तादाद में कैश और अन्य सामान पकड़ा गया है चुनाव के दौरान। और ये भी एक सवाल खड़े करता है कि जिस तरीके से धनबल का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन ये जो वीडियो साझा किया गया है ये एक बार फिर कह सकते हैं कि चुनाव जब मतदान जारी है उस दौरान इस तरह के वीडियो आना, क्या है आपकी टिप्पणी? नहीं, देखिए, आज का जो दौर है, जो चुनाव का दौर है, इसमें पैसों का बड़ा खेल हो रहा है और पैसा बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। मतदाताओं को पैसे के माध्यम से लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं, कुछ लोग पकड़े नहीं जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इस पर या भारत सरकार को आगे इस पर सोचना चाहिए कि इस तरह कैसे इसको हम रोकें। अब झारखंड को अगर आप ले तो देखिएगा कि जो आचार संहिता जब से लागू हुआ और अब तक 200 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि या अवैध सामग्री जब्त किया गया है। 200 करोड़ तो कोई मामूली रकम है नहीं। और ये तो पकड़े गए, कई ऐसे पकड़े नहीं गए होंगे। आपने देखा झारखंड में टायर के अंदर पैसा छुपा कर लोग ले जा रहे थे और अब तो एक आरोप लग रहा है कि प्रशासन के सहयोग से पैसा बांटा जा रहा है। तो मुझे लगता है इस पर चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है कि भविष्य में इस तरह कैसे रोका जाए। लेकिन निश्चित रूप से जो पैसे का प्रचलन है वो काफी है
और जो सीमा बताई जाती है कि विधानसभा क्षेत्र में इतना पैसा खर्च करना है, लोकसभा क्षेत्र में इतना पैसा खर्च, अलग अलग राज्यों में सीमा अलग अलग निर्धारित है। तो मुझे लगता है कि इस पर जरूर गंभीरता से सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को सोचना चाहिए। अगर आप नहीं सोचेंगे तो कोई साधारण परिवार का अच्छा मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा चुनाव लड़ ही नहीं पाएगा भविष्य में, सिर्फ पैसे वाले चुनाव लड़ पाएंगे। तो लोकतंत्र मजबूत हो, इसके लिए मुझे लगता है कि सभी को, सभी दलों के लोगों को दलगत भावना से ऊपर उठकर सोचना चाहिए और इस पर कोई न कोई निर्णय लेकर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि पैसे का प्रचलन कम से कम हो। जी, हमारे साथ राजेश राज भी जुड़े हुए हैं। राजेश, इस तरह का क्या वीडियोस ये भी दिखाते हैं कि कैसे भ्रष्टाचार को जो एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है चुनावों में, वो भी कहीं ना कहीं जनता से जुड़ता नजर आता है। लेकिन झारखंड की विडंबना ये है कि एक ओर झारखंड के मुख्यमंत्री को ईडी की कार्यवाही के चलते जेल तक जाना पड़ा, वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि लोकसभा में जिस तरीके के परिणाम आए वो कहीं ना कहीं उसे मेल खाते नजर नहीं आ रहे थे। तो इस बार के चुनावों में इस तरह के वीडियो दिखाते हैं कि कैसे धन बल से धन से वोट खरीदने का एक प्रयास किया जा रहा है। कहां तक ये मुद्दे जनता के बीच में आपको लगता है प्रभावी साबित हो रहे हैं इस बार? क्या भ्रष्टाचार बन रहा है मुद्दा जनता की नजर में? देखिए, बिल्कुल ममता, मैं विनय कुमार जी की बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं, जिन्होंने ये कहा कि जो साधारण कार्यकर्ता या जो फिर साधारण परिवार से, साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले लोग जो हैं वो सियासत कैसे कर सकेंगे। मैं इन बातों से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं और हमेशा मैं कहता रहा हूं कि जिस तरीके से देश भर में धनबल का प्रयोग हो रहा है या होता रहा है, वो कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें खींचता है। और खास करके झारखंड जैसे पिछड़े हुए स्टेट में, जहां पर पैसे के बल पर कहीं ना कहीं मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश जो है, ये चिंता की लकीरें खींचता है। और आपने देखा कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी में जब झारखंड का गठन हुआ, उसके बाद अगर पहली सरकार को हम छोड़ें, अगर बाबूलाल मरांडी की सरकार को, उसके बाद जितनी भी सरकारें बनी, सिर्फ रघुवर दास ही एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा किया। हालांकि उन्हें भी चुनाव में अपनी सीट गंवानी पड़ी, मुख्यमंत्री रहते हुए वो चुनाव हार गए। लेकिन राज्य में जो अस्थिरता का दौर रहा, पैसों का खेल होता रहा, उसमें कहीं ना कहीं झारखंड की बड़ी बदनामी होती रही। और आपने देखा कि चाहे कांग्रेस के जो पूर्व राज्यसभा के सांसद हैं धीरज साहू के घर से किस तरीके से नोटों की गड्डियां बरामद हुई, आलमगीर आलम जो राज्य के वरिष्ठ कांग्रेस के नेता थे और अभी उनकी पत्नी जो है वो चुनाव मैदान में है संथाल परगना के इलाके से, पाकुड़ से, और उनके घर से भी पैसे बरामद हुए। मधु कोड़ा का हम जिक्र कर सकते हैं, या फिर अन्य जो झारखंड इस मामले में काफी बदनाम रहा कि पैसे के लेन देन के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, और जो जल जंगल जमीन की बात कर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य की हुकूमत में आई, उसके कई मंत्री और कई सांसद, कई विधायक जो हैं, उन पर भी पैसे के लेन देन का आरोप लगता रहा। ये कहीं ना कहीं जो स्वस्थ लोकतंत्र है उसमें चिंता की लकीरें खींचता है। और ऐसे स्टेट में जहां पर कि झारखंड पिछड़ा हुआ स्टेट माना जाता है, मैं बरहेट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कंस्टिट्यूंसी में गया था। वहां पर जब मैं ग्रामीण इलाकों में जब प्रवेश किया तो मैंने देखा कि ट्राइबल लोगों में कितनी गरीबी है। अभी भी शरीर पर कपड़े नहीं हैं, कायदे से खाने के लिए भोजन मैसर नहीं हो रहे हैं। और ऐसे स्टेट में जहां अशिक्षा है, गरीबी है, बेकारी है, ऐसे स्टेट में अगर पैसे के बल पर, धनबल के अगर बल पर सियासत की जा रही है तो ये कहीं ना कहीं एक खतरनाक संकेत हम कह सकते हैं। और धनबल के प्रयोग से वैसे कार्यकर्ता जरूर मायूस होते हैं जो सियासत करने की इच्छा रखते हैं, जिनमें क्वालिटी है लेकिन परिवार का सहारा नहीं है, या तो वो किसी बड़े परिवार से नहीं आते या फिर धनकुबेर नहीं है। वैसे लोग दम तोड़ देते हैं, सियासत कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं झारखंड जैसे राज्यों में धनबल के प्रयोग पर अगर निशिकांत दुबे ने ये आरोप लगाया है, तो मैं आपसे कुछ ही देर बाद 10 बजे बीएड कॉलेज पर निशिकांत दुबे वोटिंग करने के लिए पहुंचेंगे, तो मैं उनसे जरूर इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। उनसे आपको सीधा लाइव जोड़ने की ममता कोशिश करूंगा कि निशिकांत दुबे ने जो ट्वीट किया है या जो सोशल मीडिया साइट पर लिखा है उसमें कितना दम है, उनसे ही हम
उनकी जुबानी इस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। जी राजेश, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल मैं दिवाकर जी से भी इस पर कमेंट लेना चाहूंगी। दिवाकर जी, अगर देखते हैं तो झारखंड में ही चुनाव आयोग कहता है कि 200 करोड़ से अधिक का हमने पैसा पकड़ा है, संपत्ति पकड़ी है इन चुनावों में, जिसका दुरुपयोग किया जा रहा था। झारखंड की विडंबना ही है, नेता अमीर हो रहे हैं, जनता गरीब हो रही है, उन तक विकास का लाभ नहीं पहुंचता नजर आ रहा। और ये जो वीडियो निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है, जो प्लेटफॉर्म एक्स पर डाला गया है, ये भी उसी विडंबना को आगे बढ़ाता नजर आ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर उस जो वीडियो के बाद सियासत भी गर्म होगी और लगातार जो झारखंड में आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार की, और उसको लेकर किस तरीके से चुनाव के दौरान धनबल का इस्तेमाल हो रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन चूंकि हमारे पास 9 बजे के ताजा आंकड़े आ गए हैं, तो थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों के साथ साझा करता हूं। सिंदरी में करीब 15% मतदान हुआ है, निरसा में 16% मतदान हुआ है, धनबाद में 11%, शहरी इलाके में थोड़े कम मतदान हुए हैं, झरिया में भी 11% है, टुंडी में 15% मतदान है, बागवाड़ा में 11% मतदान है, और रांची की जो दोनों सीटें हैं, सिल्ली और खिजरी, दोनों जगहों पर करीब 17% मतदान हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक शुभ संकेत अभी तक दिख रहे हैं झारखंड में शुरुआती 2 घंटे में, और हजारीबाग में भी जो मांडू विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं वहां भी 14% मतदान हुआ है। तो इसे कहा जा सकता है कि जो शुरुआती बंपर वोटिंग का जो रिकॉर्ड है वो पिछले चुनाव जो पहले चरण में हुए थे उससे शुरुआती 2 घंटे में करीब 2.5% ज्यादा मतदान रिकॉर्ड किया गया है। तो ये एक सुखद संकेत, इससे उम्मीद की जा रही है कि इस बार दूसरे चरण में रिकॉर्ड टूटेगा। ममता, जो आप बात कर रही थी कि धनबल के इस्तेमाल की बात, तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग हर रोज आंकड़े जारी कर रहा था कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से कितनी रकम और अवैध जो सामान है उसकी जब्ती हो रही थी। तो झारखंड में ये आंकड़ा हर रोज लाखों में आ रहा था, और ये आंकड़ा 200 करोड़ को पार पहुंच गया है। और लगातार हर रोज गाड़ियां में, कल भी कई गाड़ियों से 20 लाख, किसी से 10 लाख, इस तरह से नकदी जब्त किए गए थे। और आज जो वीडियो जारी हुआ है, इसके बाद निश्चित तौर पर एक बार सवाल फिर खड़े हो गए हैं कि झारखंड में जो गरीब जनता है उसके सामने नेता क्या धनबल का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको प्रलोभन देने की कोशिश हो रही है। तो ये जो राजनीति का मुद्दा है, इस पर एक सोचने वाली बात है, और इस पर जो ध्यान है वो सभी लोगों के है। जनता हालांकि सब कुछ सोचती है और देखती भी है कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन फिलहाल चूंकि झारखंड में जो हम कह सकते हैं अशिक्षा एक बड़ा कारण है, पलायन एक बड़ा इशू है, और उस दौर में अगर भ्रष्टाचार और बांग्लादेशी घुसपैठ जैसे मुद्दे भी शामिल हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर लगता है कहीं ना कहीं कि झारखंड की जनता जो है अपने आप को वो छला हुआ भी महसूस कर रही है। बिल्कुल, तो लेकिन यहाँ पर ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आज जबकि झारखंड में दूसरे चरण में जनता अपने मतदान का प्रयोग कर रही है, तो वो अपने बेहतर भविष्य के लिए जरूर मतदान करे, यानी उन नेताओं को चुने जो उन्हें विकास दे सकते हैं, उन्हें जीवन की बुनियादी सुविधाएं दे सकते हैं जो उन्हें अब तक मिल जानी चाहिए थी, लेकिन आज भी उनको मयस्सर नहीं है। फिलहाल यहाँ पे ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप सबसे अनुरोध, हमारे साथ बने रहें, वक्त एक ब्रेक का। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए, उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए, और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में। कम या ज्यादा, घर में या ब्रांच में, आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। जनादेश में लगातार हम आप तक बता रहे हैं किस तरीके से महाराष्ट्र और झारखंड में और उपचुनावों में जो मतदान चल रहा है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। आपके सामने हम स्क्रीन पर वोट मीटर के माध्यम से भी आंकड़े दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल आइए आपके सामने एक तस्वीर रख देते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, जहां पर 288 सीटों पर मतदान हो रहा है। सामान्य में 234 सीटें हैं, आरक्षित 29, लेकिन जनजातीय आरक्षण में 25 सीटें हैं। 36 जिले हैं जहां पर आज मतदान इस वक्त चल रहा है। 288 सीटों में कौन सा गठबंधन मारेगा बाजी, देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मतदाताओं की बात करें तो 2,70,00,000 मतदाता हैं इस वक्त, जिनमें से पुरुष 5 करोड़ और थर्ड जेंडर में भी 6,100 से अधिक मतदाता हैं इस बार, जो इस बार इस बात का निर्णय लेंगे कि कौन सत्ता पर महाराष्ट्र में काबिज हो पाएगा।
लेकिन मतदाताओं की बात कर लेते हैं तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आज जब मतदाता बाहर निकलकर आ रहा है तो उसमें वो कौन से गठबंधन को चुनेगा अपने मताधिकार के माध्यम से, इस पर सबकी नजर लगी है क्योंकि महाराष्ट्र के इस बार के चुनावों में समीकरण बदले हुए हैं और इन बदले हुए समीकरणों के मद्देनजर कौन से गठबंधन के साथ है जनता। शिवसेना एनसीपी के दो फाड़ होने के बाद जनता के बीच पहुंचे हैं ये दल। कुल मतदान केंद्र 1 लाख से अधिक हैं इस बार महाराष्ट्र के जो चुनाव हो रहे हैं, मतदान हो रहा है आज, उसमें देखें तो 1 लाख से अधिक मतदान केंद्र बनाकर चुनाव आयोग का ये प्रयास है कि कोई भी छूटे ना, यानी हर मतदाता तक पहुंचने का प्रयास है। देखना होगा कि महाराष्ट्र में खासकर जब शहरी इलाकों की बात की जाती है तो मतदाता ज़्यादा उत्साही नज़र नहीं आता मतदान को लेकर, लेकिन क्या कि चुनाव आयोग के द्वारा की गई सुविधाएं, दी जा रही सुविधाएं और जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं वो उन्हें आकर्षित कर पाते हैं। क्या वो आज मताधिकार का प्रयोग करेंगे, क्या पिछले रिकॉर्ड को, मतदान परिषद के रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे, इस पर भी सबकी नज़र लगातार लगी हुई है। तो इस वक्त हम आपके सामने तस्वीर रख रहे हैं महाराष्ट्र की, जहां पार्टीवार उम्मीदवारों की बात करें तो 36 जिलों में से भाजपा की बात करते हैं तो भाजपा ने अपने 149 उम्मीदवार इन 288 सीटों के लिए उतारे हैं और कांग्रेस की बात करें तो 101 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है और गठबंधन के महाविकास आघाड़ी गठबंधन के तहत कांग्रेस को 101 सीटें मिली हैं। शिवसेना यूबीटी 95 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है और जिस तरीके का हमने देखा कि असमंजस की स्थिति बनी रही सीट बंटवारे को लेकर, उसके बाद ये तस्वीर सबके सामने। एनसीपी शरद पवार 86 सीटों पर एनसीपी लड़ रही है और हमने देखा था कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक जीत का प्रतिशत एनसीपी एसपी को ही मिला था। शिवसेना की बात करें तो 81 सीटों पर शिवसेना ने महायुति के तहत अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसे में शिंदे गुट कितनी पैठ बना पाएगा देखने वाली बात होगी। वहीं एनसीपी अजीत पवार ने अपने 59 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 288 में से 59 सीटों पर एनसीपी, जिनका प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में अच्छा नहीं रहा था। बसपा की बात करते हैं तो बसपा ने 237 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बसपा जो बिना किसी गठबंधन का हिस्सा बने अलग से अपने उम्मीदवार खड़े करती रही है। मनसे की बात करें तो 125 सीटों पर मनसे ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन ये उम्मीदवार किसके पक्ष में ये जाते हैं या किसका खेल बिगाड़ते हैं देखना होगा। निर्दलीय उम्मीदवार भी कम नहीं है, 2087 निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़े हैं। इनमें से बहुत सारे बागी उम्मीदवार भी हैं जो जिन्हें टिकट नहीं मिली और किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बने, किसी दल का हिस्सा नहीं बने, तो वो निर्दलीय भी खड़े हो गए। उनसे हटकर भी अन्य निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो खड़े हुए हैं, लेकिन 288 सीटों पर भारी संख्या। और इस वक्त आपके सामने कुछ हम दृश्य प्रस्तुत करना चाहेंगे। जैसा हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाना के दौरे पर हैं। वे गयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन पहुंच गए हैं और यहाँ के दृश्य आपके सामने लेकर आ रहे हैं क्योंकि जॉर्ज टाउन में होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत आप देख सकते हैं। दृश्य जहां गयाना के राष्ट्रपति उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं और ये दृश्य तब के हैं जब राष्ट्रपति होटल पहुंचे।
तो आप इसी दृश्य देख रहे थे गयाना से। आज सुबह ही प्रधानमंत्री गयाना पहुंचे हैं। गयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन में प्रधानमंत्री का बहुत ही भव्य और उत्साही ढंग से स्वागत किया गया, जहां स्वयं होटल में गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद भी पहुंचे हुए थे, लेकिन साथ ही साथ बारबाडोस और ग्रेनाडा के प्रधानमंत्री भी वहां पहुंचे हुए थे और भारी संख्या में उत्साही भारतवंशी तो वहां उपस्थित थे ही, जिन्होंने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए, जिसमें जहां एक और भारत की पारंपरिक कलाओं की झलक दिख रही थी, तो वहीं साथ ही गयाना की भी संस्कृति और वहाँ के नृत्य भी उसमें रंग भर रहे थे। और इस तरीके का उत्साही स्वागत के बाद अब नज़र रहेगी प्रधानमंत्री के अन्य कार्यक्रमों पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ देखें तो कैरेबियन कम्युनिटी के समिट में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। ऐसे में भारत गयाना और कैरेबियाई देशों के साथ भारत के संबंधों पर भी रहेगी नज़र, जिनके साथ नए आयाम जुड़ सकते हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे पर। और फिलहाल यहाँ पर जनादेश में एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और खबरों को आगे बढ़ाएंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं जनादेश, जिसमें हम झारखंड, महाराष्ट्र और विभिन्न सीटों जहां पर उपचुनाव हो रहा है वहां पर कैसे मतदान चल रहा है उस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हमने आपके सामने अभी ब्रेक से पहले एक तस्वीर रखी कि किस तरीके से महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों की तस्वीर आज उभरती है, लेकिन झारखंड में भी दूसरे चरण का मतदान आज चल रहा है। इसके तहत 38 कुल सीटें हैं जिन पर आज मतदान हो रहा है, जिनमें आरक्षित SC की सीटें 3 हैं और आरक्षित ST की 8 सीटें। ज़्यादातर आदिवासी रिजर्व सीट जो थी वो प्रथम चरण में वहाँ पर मतदान हुआ था, लेकिन यहाँ भी 8 सीटें ऐसी हैं जो जनजाति आरक्षित हैं। कुल 12 जिले हैं जहां इन 38 सीटों पर आज मतदान चल रहा है। हम दिखा रहे थे आपको तस्वीरें कि किस तरीके से सवेरे से ही भारी संख्या में मतदाता आ रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर रहे हैं और लगभग 1 करोड़ 23 लाख के करीब मतदाता हैं, जिनमें पुरुष 62 लाख से अधिक, लगभग 63 लाख। और ये सभी मतदाताओं से उम्मीद की जा रही है कि इस बार आज जब वे अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो पिछली बार जो मत प्रतिशत सामने आया था 38 सीटों पर, उससे कहीं अधिक मतदान प्रतिशत इस बार सामने आएगा, इस बात की उम्मीद की जा रही है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार सवेरे से ही बहुत ही उत्साही और सुखद तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पुरुष, महिला, युवा सभी और पहली बार मतदान करने वाले युवा भी सभी बाहर निकल कर आ रहे हैं। लंबी लंबी कतारों के दृश्य भी हमारे सामने लगातार चल रहे हैं और ये नज़ारे ये दिखाते हैं कि हो सकता है कि जिस तरीके से आज सुबह 2 घंटे में मत प्रतिशत आया, शाम तक आते आते बेहतरीन मत प्रतिशत सामने आ पाएगा। 528 उम्मीदवार जो इन 38 सीटों के लिए खड़े हुए हैं और इन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज जनता अपने वोट की ताकत से कर रही है। इन उम्मीदवारों में से कौन उस दल से हैं जिसको जनता का समर्थन मिल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरे चरण में ही 528 उम्मीदवार जो 38 सीटों पर अपना भाग्य आज जनता के दरबार में आजमा रहे हैं, तो जनता के ऊपर जिम्मेदारी है आज कि झारखंड की जनता दूसरे चरण के मतदान के लिए घरों से बाहर निकले और भारी तादाद में अपने भविष्य के लिए उन नेताओं को चुने जो उन्हें बेहतर विकास दे पाएंगे, बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे, उनके सपनों को पूरा कर पाएंगे, झारखंड को एक बेहतर राज्य बना पाएंगे। क्योंकि झारखंड में आदिवासी बहुल क्षेत्रों की बात करें या अन्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की भी बात करें तो विकास की दरकार है। ऐसे में नेता अमीर हो रहे हैं, लेकिन जनता तक विकास कितना पहुंच पा रहा है, ये तस्वीर सबके सामने है। लेकिन क्या आज झारखंड के उम्मीदवार अपने वोट के द्वारा इस तस्वीर को बदलेंगे? किसको चुनते हैं अपना नेता जो सरकार बनाएगा झारखंड में और दे पाएगा उन्हें बेहतर विकास? इसी पर है सबकी नजर। तो आज दूसरे चरण का मतदान जो झारखंड में हो रहा है, कुल उम्मीदवार 528, पुरुष 472। तो झारखंड और महाराष्ट्र 2 ऐसे राज्य जहां पर मतदान चल रहा है जिस पर हमारी नजर है। और झारखंड की बात करें तो चुनाव आयोग के द्वारा भी
पूरे इंतजाम किए गए हैं। 14,218 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दूर दराज के क्षेत्रों तक भी ये मतदान केंद्र बने हुए हैं, क्योंकि प्रयास यही है कि कोई भी मतदाता छूटे ना, और इसीलिए मतदान केंद्रों पर भी सभी सुविधाएं देकर भी मतदाताओं को आकर्षित किया जा रहा है। पार्टीवार उम्मीदवारों की स्थिति देखें तो भाजपा ने 39 में से 32 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के तहत 32 सीटों पर 38 में से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार खड़े हुए हैं, और इस बार झामुमो का गठबंधन और भाजपा का भी अपना गठबंधन किस तरीके से कौन जनता के बीच पैठ बना पाएगा, ये वोट के द्वारा आज जनता प्रस्तुत कर रही है इस तस्वीर को। और वोट मीटर के माध्यम से लगातार हम आपके सामने बता भी रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड में किस तरीके से मतदान प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ रहा है। झारखंड से सुबह से ही बहुत बेहतरीन मत प्रतिशत की खबरें आ रही हैं, लेकिन महाराष्ट्र के आंकड़े अभी भी थोड़े पीछे नजर आ रहे हैं। और पार्टीवार उम्मीदवारों की एक तस्वीर झारखंड में दूसरे चरण के आपके सामने रख रहे हैं हम। भाजपा जहां 32 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, वहीं JLKM के 43 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। बसपा ने 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और 12 जिलों में इन सीटों पर खड़े हैं ये उम्मीदवार। JMM 20 सीटों पर लड़ती नजर आ रही है। और ये पार्टीवार के ऐसे उम्मीदवारों की तस्वीर आपके सामने। कांग्रेस मात्र 12 सीटों पर ही गठबंधन के तहत अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है। और आजसू की बात करें तो आजसू 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। भाजपा ने 32 सीटों पर उतारे, लेकिन सपा की साइकिल 4 सीटों पर चल रही है। तो ये 4 उम्मीदवार कितना प्रतिशत आएगा जो सपा के पास देखना होगा। लेकिन निर्दलियों की भी भारी तादाद, 38 सीटों पर ही 257 उम्मीदवार ऐसे हैं जो निर्दलीय खड़े हुए हैं, जिनमें से बहुत से बागी उम्मीदवार भी होंगे जो विभिन्न पार्टियों में टिकट ना मिलने के कारण निर्दलीय खड़े हो गए। अन्य में 140 उम्मीदवार। हमने आपके सामने तस्वीर रखी कि कैसे झारखंड के इस चुनावों में, दूसरे चरण के चुनाव में, जहां पर आज इस वक्त जनता मतदान कर रही है, इसमें पार्टीवार उम्मीदवारों की स्थिति आपके सामने है। तो ये हमने आपके सामने तस्वीर रखी झारखंड की। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भी इस वक्त हमने आपको बताया कि मतदान जारी है और आज प्रदेश की 288 सीटों पर जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। तो ये महाराष्ट्र की बात जो आपके सामने हमने रखी। 288 सीटों पर एक ही चरण में मतदान आज महाराष्ट्र में हो रहा है। सुबह 9 बजे तक के मत प्रतिशत की बात करें तो राज्य में अब तक कुल 6.61% मतदान हुआ है। ये 7 से 9 2 घंटों का मत प्रतिशत आपके सामने बता रहे हैं हम कि महाराष्ट्र में 9 बजे तक 6.61% मतदान हुआ है और ये मत प्रतिशत आने वाले वक्त में और बढ़ेगा, इस बात की उम्मीद की जा रही है। तो वोटिंग इस वक्त चल रही है। अकोला जिले की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ 6.08% मत प्रतिशत, महाराष्ट्र में 6.61% मतदान सुबह 9 बजे तक हो पाया था। और वहीं अगर हम विभिन्न क्षेत्रों की बात करें, महाराष्ट्र का 6.61%, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि दिन के साथ बढ़ने के साथ ही मत प्रतिशत बेहतर हो पाएगा। लेकिन साथ ही अगर हम विभिन्न ज़िलों की बात करते हैं तो विभिन्न ज़िलों में भी मत प्रतिशत कमोबेश इन्हीं आंकड़ों के आसपास घूमता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र का मत प्रतिशत 6.61%। नीचे वोट मीटर में भी हम आपके सामने झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों के मत प्रतिशत को लगातार सामने रख रहे हैं, जिसमें झारखंड बाजी मारता नजर आ रहा है। झारखंड में सुबह 2 घंटों में काफ़ी अच्छा मत प्रतिशत सामने आया। हमारे संवाददाता ने हमें बताया था कि किस तरीके से झारखंड में पिछली बार के चुनावों की बात करें तो पिछली बार के चुनावों में सुबह के 2 घंटों में जितना आया उससे 2-2.5% अधिक मतदान सुबह के 2 घंटों में ही दर्ज कर दिया गया। लेकिन महाराष्ट्र में 9 बजे तक का मत प्रतिशत बहुत उत्साही नजर नहीं आ रहा, 6.61%। लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि दिन बढ़ने के साथ ज़्यादा मतदाता अपने घरों से बाहर निकलेंगे। खास तौर पर चुनाव आयोग के सामने ज्यादा चुनौती रही है शहरी इलाकों को लेकर। अकोला जिले में आप देख सकते हैं 6.08% का ही मत प्रतिशत सामने आ पाया। अमरावती जिले में भी 6.06%, यानी 6% के आसपास के ही आंकड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन अहमदनगर जिले में ये आंकड़ा 6 से भी नीचे जाता हुआ, यानी 5.91%। अहमद जिले में मत प्रतिशत इस वक्त 6% से भी कम नजर आ रहा है। वहीं उस्मानाबाद में 5 से भी कम, 5% से भी कम मत प्रतिशत सुबह के 2 घंटों में 4.85%। और औरंगाबाद जिले में 7% से अधिक मतदान सुबह के 2 घंटों में ही हो चुका है। कोल्हापुर जिले की बात करें तो यहां पर भी 7% से अधिक। लेकिन गढ़चिरौली जिले नक्सल प्रभावित जिला, जहां पर अच्छा मत प्रतिशत यानी 12.33%,
तो बाकी क्षेत्रों से गढ़चिरौली बाजी मारता हुआ नजर आता है। चंद्रपुर जिले की बात करें तो यहाँ भी 8% से अधिक मतदान प्रतिशत सुबह के 2 घंटों में ही नजर आ गया है। जलगांव में 6% से भी कम मत प्रतिशत नजर आ रहा है, 5.85% सुबह के 2 घंटों में। और जालना जिले में 7.51%, तो यहाँ मत प्रतिशत और बेहतर हो इस बात की उम्मीद की जा रही है। लेकिन धुले जिले में 6.79%, तो 6 से 8 के बीच का आंकड़ा मत प्रतिशत में। हालांकि गढ़चिरौली में जबरदस्त 12% से अधिक, नंदुरबार जिले में 7.76%। वहीं हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से दिग्गज शख्सियतें भी पहुंच रही हैं वोट डालने के लिए। और पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो 6.61% तक का मतदान। हमारे साथ विभिन्न क्षेत्रों से इस वक्त हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़ गए हैं, उनसे भी आपका परिचय करवा देते हैं। महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों से हमारे साथ वोटर्स जो जुड़े हुए हैं एक बार स्क्रीन पर दिखाएं, उनको भी दिखाना चाहेंगे आपके सामने। हमारे साथ धीरज जुड़ गए हैं, श्यामा जुड़ गई हैं, साथ ही हमारे साथ शेखर अय्यर जी भी जुड़ गए हैं। धीरज मुंबई से जुड़ी हुई हैं और श्यामा मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप भी मुंबई से जुड़े हुए हैं। चलिए यहाँ सबसे पहले मुंबई क्षेत्र की बात कर लेते हैं। श्यामा, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि मुंबई को लेकर ये बात लगातार कही जाती रही कि भाई मुंबई वासी मतदान को लेकर बहुत निराश करते आ रहे हैं। हालांकि पिछली बार 50% से अधिक का आंकड़ा था, लेकिन क्या इस बार भी मत प्रतिशत बेहतर नजर आ पाएगा? तस्वीरें क्या कहती हैं श्यामा? देखिए ममता जी, आप अगर अब महाराष्ट्र का स्टेट का एक एवरेज वोटर टर्नआउट देखें तो 6.61 है, वहीं मुंबई सिटी का है 6.25, मतलब लगभग उसके आसपास ही है। मुंबई सबर्बन की आप बात करें तो लगभग 8% तक हम कह सकते हैं ये कि वोटर टर्नआउट हो रहा है, यानी कि ये बढ़ रहा है, अच्छा हो रहा है। वहीं आपने गढ़चिरौली की बात की जहां पे सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट, वोटर परसेंटेज रजिस्टर किया है, 12% से भी ज्यादा। जो कोंकण का इलाका है, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, यहाँ पर भी अच्छा वोटर टर्नआउट यहाँ पर रजिस्टर किया है। लेकिन हम ओवरऑल अगर बात कर लें, जो वोटर अपैथी की बात कर लें, जो समस्या है इलेक्शन कमीशन के सामने, वो अभी एक जो चैलेंज बना हुआ है, थोड़ा समय लगेगा ही कि उसे एड्रेस किया जाए। यहाँ पर भी जब मुंबई में खड़े हैं, सेंट एन्स स्कूल है ये जगह जानी जाती है अपने सेलिब्रिटी प्रेजेंटी के लिए। और यहाँ पर हमने सुबह से देखा है कि काफ़ी ज़्यादा जो वोटर टर्नआउट हुआ है वो सीनियर सिटीजन्स एंड सुपर सीनियर सिटीजन्स रहे हैं। और कई सारों को हमने देखा है जो व्हील चेयर में आ रहे हैं, क्रचेस लेके आ रहे हैं, किसी की तो सर्जरी हुई है वो आए हुए हैं और सपोर्ट के लिए उनके साथ में या तो हाउस हेल्प है या तो उनके फैमिली वाले हैं। लेकिन एक ही बात है उनके दिमाग में कि आप वोटिंग ज़रूर करिए। और यूथ को भी वो बार बार अपील कर रहे हैं कि ये मत समझिए कि आज का दिन छुट्टी का दिन है। अगर आप मान भी रहे हैं छुट्टी का दिन है तो 5 मिनट निकालिए, क्योंकि यहाँ पे जो बूथ है, अगर मैं आपको दिखाऊं ये बूथ, तो ये बूथ इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात कर लें तो कई सारे इनिशिएटिव्स होते हैं, जिसमें से ये एक इनिशिएटिव है कि ये बूथ जो है यूथ मैनेज पोलिंग स्टेशन है। कई सारी जगहों पर सिर्फ महिला मैनेज करती है, कई सारी जगहों पे ट्रांसजेंडर मैनेज करते हैं, तो उन्हीं में से एक ये है। और आप अगर देख लें पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर है, वोटर के हेल्प के लिए भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुविधा की गई है। सुनील शेट्टी, कुणाल कोहली, रीना दत्ता जो आमिर खान की फर्स्ट वाइफ हैं, ये सारे जन आ चुके हैं यहाँ पे, अपनी प्रेजेंटी लगा चुके हैं और एक ही बात कह रहे हैं कि जो यूथ है या जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है वो आए लार्ज नंबर्स में। और क्योंकि देश अब उनके हाथों में जाएगा, ये वोटिंग जो हो रहा है उन्हीं के लिए हो रहा है, तो वो आए लार्ज नंबर्स में। और एक उम्मीद उन्होंने ये भी जताई है कि 6 बजे तक का वोटिंग समय है, तो उसके पहले तो ये लोग आ ही जाएंगे। और एक बात ये भी बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखी हमने कि कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं, कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाले समय में मुंबई का या महाराष्ट्र का वोटर टर्नआउट 90% तक जरूर पहुंचेगा। और जब वो दिन आ जाएगा तब हम मान सकते हैं कि हर एक वोटर जो है वो जागरूक हो चुका है। जी चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो उम्मीद हम कर रहे हैं वो जरूर सही साबित हो। हमारे साथ धीरज बारामती से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, बारामती हम जानते हैं पवार परिवार का गढ़ है, ये भी हम जानते हैं कि इस बार कैसे परिवार के बीच में ही इस बार के चुनावों में भी सत्ता के लिए लड़ाई जारी है। अजीत पवार, सुप्रिया सुले, लगातार ये बात कही जाती रही है कि क्या ये पवार परिवार ज्यादा तादाद में मतदाताओं को आकर्षित करेगा इस बार की अच्छा मत प्रतिशत आए। हालांकि अजीत पवार लगातार ये बात मतदाताओं को बता रहे हैं, गिना रहे हैं कि आपने कहा था लोकसभा में सुप्रिया सुले, लेकिन विधानसभा में अजीत पवार। लेकिन वहां पर क्या दिखता है आपको, क्योंकि
एनसीपी शरद पवार गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट, देखें तो ये दो पार्टियां हैं जिनके बीच वर्चस्व की लड़ाई बारामती में इस बार क्या रंग लाएगी, जमीन पर मतदाता किसके साथ होगा, ये बड़ा सवाल जिसका जवाब आज दे रहे हैं मतदाता। लेकिन क्या लगता है किस तरीके का उत्साह वहां पे मतदाताओं में जगा पाई हैं ये पार्टियां? बिल्कुल, सुबह से हमने 7 बजे सुबह से देखा कि मतदाताओं की एक जो कतार है यहाँ पे सुबह सुबह देखी गई थी, और जबकि जो सुबह 7 बजे के करीब यहाँ पे शरद पवार जो एनसीपी के जो प्रमुख हैं, अजीत पवार सबसे पहले 7 बजे सुबह बारामती के इस बूथ पर पहुँचे हैं। ये कांटेवाड़ी है जो कि अजीत पवार का यहीं पे घर भी है और इनका गाँव भी है। तो यहाँ पे अपने बूथ पे वो अपने समर्थकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ सुबह सुबह अजीत पवार आए। तो एक तरीके से देखा गया कि काफ़ी संख्या में लोगों का जो हुजूम उनके साथ आया। मुस्कुराते हुए अजीत पवार पहले वहाँ वोट करने के लिए गए और उनके जाने के बाद योगेंद्र पवार जो उनके भतीजे हैं वो यहाँ मतदान करने के लिए आए हैं। तो ये जो सीट है, जो बारामती का जो सीट है, ये पवार वर्सेस पवार जो कह सकते हैं, एनसीपी वर्सेस एनसीपी की लड़ाई है। और दोनों पवार बंधुओं ने, हम कह सकते हैं कि इस लड़ाई को प्रतिष्ठा की लड़ाई बनाई है, क्योंकि योगेंद्र पवार जब आते हैं तो कहते हैं कि बारामती का ये जो इलाका है ये शरद पवार का बनाया हुआ इलाका है। और अजीत पवार जब आते हैं तो अजीत पवार कहते हैं कि हमने बारामती की जनता की 7 बार हमने सेवा की है, 35 साल का मैं यहाँ विधायक रहा हूँ, और हमने चाहे यहाँ की अच्छी सड़कें हों, यहाँ के कृषि केंद्र हों, यहाँ पे डेयरी उद्योग, डेयरी का जो विकास हो, अच्छी सड़कों को अगर बारामती में देखें, एक छोटा सा तालुका है बारामती लेकिन जो उच्च क्वालिटी के शहर जैसा दिखता है, तो इन चीज़ों का विकास अजीत पवार बता रहे हैं कि इसका विकास हमने किया है। दूसरी तरफ जो विपक्षी हैं, जो उनके भतीजे योगेंद्र पवार जो कि यहाँ से प्रत्याशी हैं, उनका दावा है कि हम यहाँ युवा प्रत्याशी, ये बदलाव होना चाहिए, हम युवा हैं, पहली बार हम यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि अजीत पवार यहाँ के 7 बार के विधायक रहे हैं, लेकिन लोगों की जो पानी की समस्या है उस पानी की समस्या को वो सॉल्व नहीं कर पाए। जो महिलाओं के कुछ मुद्दे हैं उस मुद्दों को वो सॉल्व नहीं कर पाए। तो हम कह सकते हैं कि ये जो राजनीतिक लड़ाई है, ये राजनीतिक लड़ाई परिवार में चली गई है। और जिस तरीके से हमने देखा कि योगेंद्र पवार की माताजी लोगों के बीच में घूम रही थी, लोगों को रिझाने की कोशिश कर रही थी। शरद पवार खुद अपने पत्नी के साथ टेक्सटाइल पार्क में देखे गए कि वो लोगों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे। जो अजीत पवार की पत्नी, वो भी मतदाताओं के बीच में, उनको भी हमने घूमते हुए देखा। जो योगेंद्र पवार की जो फुआ हैं सुप्रिया सुले, जो कि बारामती से सांसद हैं, उनको भी योगेंद्र पवार के लिए प्रचार करते हुए देखा। तो बारामती के बारे में ऐसा कहा जाता है ये एक ऐसा हॉट प्रोफाइल सीट बन गया है, जो प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। लेकिन प्रतिष्ठा की सीट से आगे ये सीट ये भी तय करेगा कि बारामती की राजनीति का भविष्य क्या होगा। क्योंकि अजीत पवार अगर यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो शरद पवार की, जो कहा जाता है कि शरद पवार की ताकत, या शरद पवार के बारे में कहा जाता है कि ये बड़े मराठा क्षत्रप हैं, और जिनका की एक चलती है बारामती में, या हम ये भी कह सकते हैं कि शरद पवार जो 4 बार के अगर मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के, तो 4 बार यहीं के सीट से, इसी क्षेत्र से वो जीत कर यहाँ से गए थे। और उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री का दर्जा मिला। उन्हें दिया जाएगा और कहां तक शरद पवार के साथ दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। यानी चाचा भतीजे की लड़ाई तो दिख रही है धीरज यहाँ पर, लेकिन एक बात हमें ये भी बताइए कि वहां पे मतदाता चेहरों पर वोट कर रहे हैं या मुद्दे पर वोट करेंगे इस बार? देखिए, दोनों जो उम्मीदवार हैं, दोनों उम्मीदवार कद्दावर उम्मीदवार हैं, दोनों की अच्छी पैठ और पकड़ इस क्षेत्र में रही है। हम चेहरे की ही बात अगर ज़्यादा करेंगे तो वो कहना बेहतर होगा, क्योंकि मुद्दों की यहाँ लड़ाई नहीं, मुद्दों की बात यहाँ नहीं की जा रही है, यहाँ चेहरों की बात की जा रही है। और यहाँ सबसे प्रमुख जो बातें हैं, जो मैंने आम लोगों से, आम जनमानस में भी ये देखने की कोशिश की, कि ये दिखाने की कोशिश हो रही है यहाँ पर कि कौन किसके साथ है। एक तरीके से जो एक पक्ष जो है, जो योगेंद्र पवार का पक्ष है, वो शरद पवार के इर्द गिर्द अपनी राजनीतिक बिसात को बिछाने की तैयारी में जो चुनाव प्रचार के दौरान से ही था, और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि शरद पवार ने किस तरीके से इस क्षेत्र को विकसित किया है। दूसरी तरफ जो अजीत पवार का जो खेमा है, अजीत पवार का जो तमका है,
वो इस बात को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ की सहकारिता की चाबी, यहाँ की सहकारिता की कुंजी अजित पवार के हाथ में है। और जिस तरीके से अजित पवार ने यहाँ के क्षेत्र को विकसित किया है, तो दूसरा पक्ष ये है विकास। हालांकि इतना जो सवाल आप पूछ रहे हैं, उस सवाल में एक जो बात कहना मुझे जरूरी मैं समझता हूँ कि पवार के पावर की जो लड़ाई है, जो फैमिली की लड़ाई में है, उस लड़ाई में यहाँ की जनता ने विकास को जरूर भोगा है। विकास के उन्हें तमाम चीज मिले हैं, चाहे आप वो कृषि विज्ञान केंद्र को अगर आप देख लें या डेयरी विभाग को देखें, खेती के क्षेत्र को उन्नत के रूप में आप देख सकते हैं। तो भले ही ये पारिवारिक लड़ाई है या कह सकते हैं कि ये राजनीतिक लड़ाई है, लेकिन इस लड़ाई में बारामती का विकास जरूर हुआ है। जी, बारामती का अच्छा विकास रहा है, लेकिन ये विकास का श्रेय किसको देती है आज की डेट में जनता, ये देखने वाली बात होगी इन चुनावों में। लेकिन शेखर अय्यर जी, इस बार के महाराष्ट्र चुनाव कह सकते हैं कि कईयों के लिए अस्तित्व का चुनाव भी है। ये इस बार के चुनावों में पहली बार दो फाड़ होने के बाद शिवसेना और एनसीपी के नेता जनता की अदालत में आज जा रहे हैं कि उनको जनता किसको असली शिवसेना या एनसीपी मानती है। आपको क्या लगता है कि इस बार के आज जबकि 288 सीटों के लिए महाराष्ट्र की जनता एक ही चरण में मतदान कर रही है, कौन से ऐसे पहलू ज्यादा हावी होंगे जनता के मन में जिनके आधार पर वो वोट कर रहे होंगे? हालांकि ग्रामीण और शहरी के बीच की जो पसोपेश है मतदान प्रतिशत को लेकर, वो इस बार के आंकड़े भी दिखाते हैं कि बनी रहेगी। बिल्कुल ममता जी, इस चुनाव में जो बिग पिक्चर अगर हम देखें, आपने पार्टियों की अस्तित्व की बात की, सेना वर्सेस सेना है, एनसीपी वर्सेस एनसीपी है। जैसे सेना वर्सेस सेना यानी एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली जो शिवसेना और उद्धव बाल ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना, जो बाल ठाकरे मतलब उद्धव बाल ठाकरे यूबीटी जिसको कह रहे हैं, अगर आप केवल लड़ाई देखेंगे डायरेक्ट फाइट सेना वर्सेस सेना, तो 47 कॉन्स्टिट्यूंसी पे चल रहा है और एनसीपी वर्सेस एनसीपी 38 कॉन्स्टिट्यूंसी पे चल रहा है। तो ये तो पहला तय होगा कि कौन असली है, ये मतलब ये जो लीगेसी किसको मिला है, एक बात है। दूसरी बात, कई समस्या है, किसानों की समस्या है, कॉटन प्राइसेस को लेकर है, सोयाबीन को लेकर है, आपके नासिक इलाके में आप देखेंगे प्याज की दर को लेकर भी है, और साथ में लेकिन जो लोक कल्याण कार्यक्रम जो एकनाथ शिंदे की सरकार ने पिछले 3 महीने में जो रोल आउट किए, खास करके लाडली बहन योजना जो हर महीना 1500 रुपया देने वाली जो कार्यक्रम अभी तक 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिल चुका है। ये भी एक बड़ा इश्यू है जिस पर आप देख रहे हैं कि कई प्रोमिसेस दोनों तरफ किए जा रहे हैं। अभी जो 1500 है उसकी बात कर रहे हैं, आपके महाविकास आघाड़ी इसको 3000 कर देंगे, साथ में अन्य जो बेरोजगार है उसके लिए जो क्या क्या स्कीम्स हैं, इस तरह चल रहा है। तो लोगों के सामने आगे विकास एक बहुत बड़ी बात है कि विकास कौन आगे ला जा रहा है, और ये जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जो महायुति, इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, इसकी बात उसका तुलना की जा रही है जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जो महाविकास आघाड़ी था। कई दोनों गठबंधन में कई इंटरनल इश्यूज थे, सीट बंटवार को लेकर भी प्रॉब्लम्स थे, लेकिन सबको ओवरकम करके किसी तरह एक यूनिटी प्रोजेक्ट करने की कोशिश हुई है। लेकिन हमने देखा कल भी कई इश्यूज आए सामने, जैसे बिटकॉइन को लेकर जो कहा उससे क्या पैसे का धनराशि उपयोग हो रहा है चुनाव में, ऐसी कई बातें जो सामने है। भ्रष्टाचार भी एक बात है। तो इस चुनाव में लोगों के लिए अलग अलग इलाके में अलग अलग मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं और स्थानीय कैंडिडेट को लेकर भी है। देखिए इस बार कई कैंडिडेट्स पार्टी भी बदले हैं और गठबंधन के अंदर भी पार्टी बदले हैं। एक नया प्रकार का चुनाव है इस बार जी, और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार आप बड़े स्तर पर नहीं बल्कि सीट वार आपको स्टडी करना पड़ेगा कि कौन कितना प्रभावी नजर आ रहा है, गठबंधन या नेता किसी एक सीट पर। आप सबसे अनुरोध करती हूं बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल यहां वक्त एक ब्रेक का, तो यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग रग में दौड़े, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी।
LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की DD न्यूज पर। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं जनादेश, जिसमें हम लगातार बात कर रहे हैं झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की, जिसके लिए आज जनता मतदान कर रही है। और एक बार एक बड़े चेहरे आपके सामने रखना चाहेंगे। सबसे पहले महाराष्ट्र के ये बड़े चेहरों की तस्वीर, क्योंकि आज जिनके भाग्य का फैसला हो रहा है उनमें एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, तो इनके शिवसेना क्या असली शिवसेना है, जनता इस बात को आज अपने वोट के माध्यम से निर्धारित करेगी। वहीं नागपुर दक्षिण पश्चिम से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भाजपा का बड़ा चेहरा देवेंद्र फडणवीस जो खड़े हो रहे हैं नागपुर दक्षिण पश्चिम से। नागपुर जो गढ़ है भाजपा का। बारामती से हमने अभी आपको दिखाया भी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एनसीपी के अजीत पवार जो वहां से खड़े हो रहे हैं। चाचा भतीजा की लड़ाई नजर आ रही है। बारामती में 7 बार के विधायक, देखना होगा इस अपनी सीट बरकरार रख पाएंगे, किस्मत प्रतिशत से बरकरार रखें, देखने वाली बात होगी। कोलाबा से भाजपा के नेता राहुल नार्वेकर, इस सीट पर भी सबकी नजर है। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष हैं, एक दिग्गज चेहरा है भाजपा का। और वर्ली से बात करें तो उद्धव ठाकरे के पुत्र शिवसेना यूबीटी के आदित्य ठाकरे एक युवा चेहरा है शिवसेना यूबीटी के, और इस बार अपनी सीट पर कितनी पकड़ रख पाएंगे देखना होगा। कामठी से भाजपा के चंद्रशेखर बावनकुले, महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष हैं बावनकुले, और कामठी से खड़े हो रहे हैं। इस बार कितनी मजबूती से अपनी सीट पर अपनी पकड़ रखी है इन्होंने, ये बता रही है आज जनता अपने वोट के माध्यम से। और वर्ली से ही मिलिंद देवड़ा, राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री, शिवसेना की सीट टिकट पर इस समय। और देखना होगा कि ये तमाम जो दिग्गज चेहरे हैं इनकी राजनीति कितनी ज्यादा प्रभावी नजर आती है। लेकिन इस वक्त आपके सामने एक तस्वीर रखना चाहेंगे इस वक्त, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुयाना और बारबाडोस, हम जानते हैं कि गयाना के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री, और अब गयाना और बारबाडोस ने इस बात की घोषणा की है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करेंगे। और इस तरह से अगर हम देखें तो 19 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल जाएंगे, जब गयाना और बारबाडोस भी अपनी ओर से अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करेंगे। तो डोमिनिका ने भी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपने सर्वोच्च सम्मान को देने की घोषणा की थी। और इस तरह हम देखते हैं कि गयाना और बारबाडोस ने भी घोषणा की है कि वे भी अपना सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे। डोमिनिका भी इस संदर्भ में घोषणा कर चुकी है। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की संख्या 19 तक पहुंच रही है। तो गयाना के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस प्रदान करेंगे, और बारबाडोस प्रतिष्ठित मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करेगा। तो गयाना और बारबाडोस दोनों अपने सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री को सम्मानित करेंगे। और प्रधानमंत्री हमेशा ये बात कहते हैं कि प्रधानमंत्री को जो ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल रहे हैं, ये दरअसल 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। और डोमिनिका ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान प्रदान करने की घोषणा कुछ दिन पहले कर दी थी, जो है डोमिनिका अवार्ड ऑफ द ऑनर। तो इस तरीके से विभिन्न राष्ट्र जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस तरीके से देश को एक सफल और सक्षम नेतृत्व प्रधानमंत्री प्रदान करते हैं, और जिस तरीके से विश्व बंधु के तौर पर भारत ने अपनी एक छवि बनाई है, जिस तरीके से वसुधैव कुटुंबकम हमारी विदेश नीति का आधार रहा है, जिस तरीके से विभिन्न देशों के साथ आपदा के वक्त भारत लगातार खड़ा दिखा है, जिसमें कोविड काल में भी भारत ने एक उदाहरण विश्व के सामने प्रस्तुत किया, इन सब बातों को लेकर ये तमाम देश हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान के द्वारा सम्मानित कर रहे हैं। हमने देखा नाइजीरिया में भी प्रधानमंत्री को
उनका राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसके बाद अब जब गयाना पहुंचे हैं प्रधानमंत्री तो वहां पर भी गयाना का सर्वोच्च सम्मान भी प्रधानमंत्री को प्रदान किया जाएगा। बारबाडोस भी अपने सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री को सम्मानित करेगा और डोमिनिका ने भी घोषणा की है, वो पहले ही घोषणा कर चुके थे कि वे भी प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करेंगे। और ये सभी सम्मान हैं जो भारतवासियों के भी सम्मान और मान को विश्व में आगे बढ़ाते हैं। ये वो सम्मान हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को तो सम्मान देते ही हैं, लेकिन साथ ही भारत के विश्व स्तर पर बढ़ते कदमों को भी पहचान देते हैं, उन्हें भी परिभाषित करते हैं। तो इस तरीके से गयाना और बारबाडोस के अंतर्राष्ट्रीय सम्मान को अगर हम जोड़ दें तो अभी तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विश्व स्तर पर इनको जोड़कर 19 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान हो जाते हैं। तो विश्व के विभिन्न देश हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने अपने राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया है, उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को इन सम्मान के माध्यम से पहचान दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गयाना का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस और बारबाडोस का राष्ट्रीय सम्मान है द ऑर्डर ऑफ फ्रीडम। उन सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सम्मान प्रदान किए जाएंगे। तो बारबाडोस के प्रधानमंत्री भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से सम्मानित करेंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक स्तर पर इन सम्मान के माध्यम से मिल रही है अभूतपूर्व पहचान। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं जनादेश, जिसमें हम बात कर रहे हैं झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में इस वक्त जारी मतदान को लेकर। और जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि इस वक्त कतारें लगी हुई हैं। खासकर झारखंड की बात करें तो लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोग भारी उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ भी हमारे वोट मीटर के माध्यम से भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किससे किसे मत प्रतिशत आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में भी इस वक्त मतदान की रफ्तार सही चल रही है। उम्मीद करते हैं कि इन दोनों राज्यों में मतदान प्रतिशत पिछले रिकॉर्ड को तोड़ता नजर आएगा। हालांकि झारखंड में शुरुआती 2 घंटों के मत प्रतिशत ने भारी इस उम्मीद को और गति दी है और आधार दिया है। हालांकि महाराष्ट्र में रफ्तार थोड़ी कम नजर आ रही है। उम्मीद करते हैं ये रफ्तार पकड़ेगी। इस वक्त हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ धीरज बारामती से जुड़े हुए हैं और श्यामा मुंबई से जुड़ी हुई हैं। शेखर अय्यर जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। श्यामा, एक बार फिर आप ही का रुख करना चाहेंगे, मुंबई से क्या खबर आ रही है इस वक्त? जैसे हम लगातार कह रहे हैं शहरी इलाकों में थोड़ी रफ्तार कम है, ग्रामीण इलाकों से रफ्तार बेहतर आ रही है, लेकिन मुंबई के इस वक्त की तस्वीर क्या कुछ बेहतर हो पाई है पहले के मुकाबले? और क्या युवाओं में भी वो उत्साह दिख रहा है? क्योंकि शहरी युवा मत प्रतिशत को लेकर अभी तक मुंबई क्षेत्र की बात करें तो उतने बेहतर उत्साह दिखाते नहीं हैं। देखिए ममता, जब हम बात करते हैं वोटर अपैथी की तो महाराष्ट्र में ऐसे कुछ पुणे कैंट या जो साउथ मुंबई का इलाका है, ऐसे कुछ बूथ्स हैं जहां पर बहुत कम वोटिंग होती है। वोटिंग परसेंटेज एक तरीके से बहुत एम्बैरेसिंग रजिस्टर होता है। और इस बार जब हमने देखा था कि चुनाव आयोग जब यहां पर आए हुए थे और उन्होंने भी कहा कि कई सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि कैसे वोटर अपैथी को दूर किया जाए, कैसे नई जो वोटर्स हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, करीबन 20 लाख के करीबन फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जो 18-19 साल के हुए हैं, वो करें। तो फर्स्ट टाइम वोटर्स में काफ़ी उत्साह होता है और उनकी भी तादाद हम यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम वोटर्स और सीनियर सिटीजन्स ये काफ़ी एक तरीके से अपना राइट समझ के, अपनी ड्यूटी समझ के वो सामने आते हैं। दिक्कत ये होती है जब जो मिडिल एज के लोग होते हैं उनमें कहीं ना कहीं ये वोटर अपैथी देखने के लिए मिलती है, जो वर्किंग होते हैं। और स्पेशली इसी वजह से, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस बार का जो वोटिंग डे था वो वेडनेसडे को बीच के दिन में रखा गया ताकि कोई भी इसे छुट्टी क्लब करके निकल ना जाए। महाराष्ट्र की अगर हम बात कर लें, मुंबई की स्पेशली बात कर लें, तो यहाँ पे मुंबई सिटी और मुंबई सबर्बन
दो पार्ट्स में विभाजित है यहाँ पे। मुंबई सबर्बन में अमूमन हम देखते हैं कि ज़्यादा परसेंटेज होता है वोटिंग का, और यहाँ पे भी कांटे की लड़ाई है। जो अगर कैंडिडेट्स की बात कर लें तो पहले हम मुंबई सिटी की बात कर लेते हैं तो कुलाबा, मलाबार हिल, ये वर्ली, ये सारा इलाका है जो मुंबई सिटी में आता है। और आप पहले ही दिग्गज जो नाम है वो जिक्र कर चुकी हैं। तो कुलाबा की अगर हम बात कर लें तो वो एक मछुआरा या जो एकदम सुपर रिच वाला जो एरिया है वो एरिया कहलाता है। डेमोग्राफिक सभी जगह पे काफी अलग है, और डेमोग्राफिक सभी जगह पे काफी एक तरीके से कॉम्प्लेक्स भी है। तो आप मलाबार हिल की बात कर लीजिए, कुलाबा की बात कर लीजिए, वर्ली की बात कर लीजिए, यहाँ पर तीनों ही जगह पर सुपर रिच लोग भी रहते हैं, और साथ ही इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत तेज गति से बढ़ी है, और इसके साथ ही यहाँ पे स्लम्स भी है। कैसे आप इन चीज़ों को टैकल करते हैं, ये मुद्दा ज़रूर रहा है। हमने जो महाराष्ट्र के जो मंत्री हैं मंगल प्रभात लोढ़ा, वो खड़े हैं मलाबार हिल से, और लगातार 7वीं बार वो खड़े हैं, 6 बार वो जीत चुके हैं। तो उन्होंने भी यही बताया है कि आप जानती होंगी मुंबई में कि जो कोस्टल रोड का ये प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, वो बन के तैयार हो रहा है, और कुछ पार्ट्स उसके शुरू भी हो चुके हैं। इससे जो रफ्तार है, जो ट्रैवलिंग में है, वो काफी सहूलियत आई है। लेकिन जो एंड पॉइंट्स और स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं उसमें ट्रैफिक की समस्या काफी ज्यादा आ रही है। तो वो उसे कैसे एड्रेस करेंगे, उनके पास उसका सलूशन रेडी है। वैसे ही उनकी जो ऑपोजिशन में खड़े हैं, ये बात समझी जा सकती है कि कई ऐसे मुद्दे हैं स्थानीय लोगों की स्थानीय समस्याओं को लेकर भी जो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन क्या वोट डालते वक्त ये प्राथमिकता पा रहे हैं, ये जरूर आज वोटर निर्णय लेगा इस बात पर। लेकिन धीरज, जब हम पश्चिम महाराष्ट्र की बात करते हैं, बारामती में मौजूद है, जब हम पश्चिम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो पश्चिम महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों से तुलना करते हैं तो अधिक समृद्ध पाया जाता है। लेकिन इस बार पश्चिम महाराष्ट्र में क्या ऐसे मुद्दे आपको लगता है, क्योंकि राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से देखते हैं तो कहा जा रहा है कि जो इंडिपेंडेंट्स हैं, जो बागी लोग हैं, उनका भी प्रभाव खूब नजर आ रहा है। क्या आप मानते हैं कि चुनौती गठबंधनों के ऊपर ज्यादा बढ़ जाती है, खासतौर पर हम पश्चिम महाराष्ट्र की अगर हम बात करें इस बार के चुनावों में? महाराष्ट्र में की जो राजनीति होती है वो राजनीति कृषि के पर आधारित राजनीति होती है, और पश्चिम महाराष्ट्र के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जो इलाका है, ये जो क्षेत्र है, ये कृषकों का क्षेत्र है और सहकारिता का क्षेत्र है। और जिस तरीके से यहाँ गन्ने की खेती होती है, और जो किसानों की जो किसान जो अपने गन्ने को जो चीनी मिल तक पहुँचाते हैं, तो फिर ये एक मुद्दा यहाँ बनता है कि चीनी मिल के तक पहुँचने में किसानों को क्या परेशानियाँ होती है, किसान को सही समय पर पैसा मिलता है या नहीं मिलता है, इसकी एक खबर होती है यहाँ की। और जो सबसे बड़ी जो बात है वो इस इलाके की वो बात है कि यहाँ पानी की समस्या है। यहाँ के खेतों तक पानी की बहुत बड़ी समस्या होती है। हालांकि यहाँ के स्थानीय नेता इस मुद्दे को बार बार दोहराते रहे हैं। हमने जो अजित पवार से भी पूछा कि आप यहाँ के विधायक रहे तो आपने यहाँ के पानी की समस्या को क्यों नहीं सॉल्व किया, तो उन्होंने साफ तौर पे बताया कि बहुत सारे काम हुए हैं पानी को लेकर। यहाँ नहरें यहाँ तक पहुँचाई गई है ताकि कृषकों को पानी उनको खेतों तक मिल सके। लेकिन जो योगेंद्र पवार है इस मुद्दे को उठाते रहे हैं कि आप 7 बार के विधायक भी यहाँ पानी की खेतों तक नहीं पहुँचाए पाए, तो एक प्रमुख मुद्दा है। और इस क्षेत्र के बारे में ममता जी सबसे बड़ी बात है, कहा जाता है कि जिसके पास सहकारिता है उसके पास लोग हैं, उनके पास वोट है, उनके पास पैसा है। सहकारिता पर किसका कब्जा है ये सबसे बड़ी बात होती है। शुरू में कहा जाता था कि इस क्षेत्र की सहकारिता को शरद पवार को इसकी धोरी कहा जाता था, और बाद में लोगों ने कहा कि जो शरद पवार की विरासत को संभालते हुए अजित पवार ने यहाँ के सहकारिता को पकड़ा। और अजित पवार बार बार अपनी चुनाव सभा में ये कहते आए हैं कि हमने इस क्षेत्र का विकास किया है। इस बार अगर आप हमें जिताते हैं, इस बार अगर आप अपना आशीर्वाद आप हमको देते हैं तो मैं बहुत सारा पैसा बारामती के क्षेत्र में लाने वाला हूं। मतलब उनका साफ तौर पर इशारा था कि जो विकास का कार्य यहाँ छूटा है उस कार्य को हम यहाँ तक पहुँचाएंगे। तो अजित पवार के बारे में भी वही बात कही जाती है कि जो एक रुतबा किसी जमाने में शरद पवार का हुआ करता था, वो रुतबा लोग बताते हैं कि आज के जमाने में अजित पवार के पास है, क्योंकि अजित पवार ने शायद पश्चिम महाराष्ट्र में काफी कुछ दाव पर लगाया है। धीरज, 26 उम्मीदवार पश्चिम महाराष्ट्र से ही खड़े किए हैं इस बार अजित पवार ने। देखना होगा कहां तक उनकी ये रणनीति काम करती है। लेकिन शेखर जी, बहुत संक्षेप में एक बार आपसे भी टिप्पणी चाहेंगे इस बार, क्योंकि ये जो महाराष्ट्र के चुनाव हो रहे हैं इसमें जैसे हम शहरी बनाम ग्रामीण इलाकों की बात करते हैं,
कितना फर्क दिखता है आपको, क्योंकि महाराष्ट्र एक राज्य के रूप में तो बहुत समृद्ध राज्य माना जाता है, इन चुनावों में ग्रामीण वर्सेस शहरी में कोई बड़ा बिंदु जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र में अगर देखा जाए 6 आपके रीजन्स हैं, 6 अलग अलग रीजन्स में अलग अलग समस्याएं, अलग अलग ये हैं। लेकिन इस चुनाव में क्योंकि 6 पार्टीज लगे हैं 2 गठबंधन में, मैं कहना चाहता हूं कि मुद्दे से ज्यादा व्यक्ति पर ज्यादा फोकस आ गया है, पार्टियों पे आ गया है, पार्टी के नेतृत्व पे आ गया है। मुद्दे की तो बात होती है, लेकिन अल्टीमेटली किस पार्टी से कौन खड़ा हुआ है, उसकी जात क्या है, क्योंकि इसमें दूसरी बात भी है, ओबीसी वर्सेस मराठा वोट भी है। बिल्कुल। और एक तरफ माइनॉरिटीज वोट की भी बड़ी बात हो रही है, क्योंकि आपने देखा हुआ कुछ अल्पसंख्यक के संगठन ने अपील भी की है अपने ये को कि भाई सब महाविकास अघाड़ी को वोट दे, जिसकी वजह से वोट जिहाद की बात हुई है दूसरी तरफ। तो कई इश्यूज इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें पर्सनैलिटीज भी है। कुल मिलकर अगर देखा जाए, एक पूरा महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव है। मैं मानता हूं कि हर चुनाव क्षेत्र में अलग अलग इश्यूज है, पर्सनैलिटीज है, एक मिनी असेंबली इलेक्शन के रूप में दिखाई दे रहा है। जी चलिए, इसका मतलब है बहुत गहराई से आकलन करना होगा हर एक को जब नतीजों की बात होगी। फिलहाल शेखर जी, धीरज शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात कर लेते हैं उपचुनावों की। तो आज देश में 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ ही उपचुनाव के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। ऐसे 5 राज्य हैं जहां 15 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के लिए मतदाता अपने नेता का चुनाव कर रहे हैं। 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल, उत्तराखंड की 15 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहा है। हालांकि उपचुनाव के नतीजों का संबंधित विधानसभाओं पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ कटहरी, करहल, मीरापुर, गाजियाबाद, मझावा, सीसामऊ, खैर, फूलपुर और कुंदरकी में मतदान होगा। इन सीटों पर जहां मतदान हो रहा है, यहां 90 उम्मीदवार हैं जो मतदान के लिए मैदान में उतरे हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा गाजियाबाद में 14 उम्मीदवार हैं जो आज अपनी जिनकी किस्मत का फैसला जनता कर रही है। पंजाब की बात कर लेते हैं, यहाँ 4 विधानसभा सीटों गिद्दड़वाहा, डेरा बाबा नानक, एससी, चबेवाल और बरनाला पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। इन सीटों का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक लोकसभा के लिए चुने गए थे, जिसके बाद अब इन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। केरल की पलक्कड़ सीट और उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर भी आज ही मतदान हो रहा है। तो 5 राज्यों में उपचुनाव भी हो रहे हैं, जहां पर इन सीटों पर भी मतदान इस वक्त जारी है। महाराष्ट्र, झारखंड के साथ ये सीटें भी हैं जहां उपचुनाव हो रहे हैं और जहां मतदाताओं से उम्मीद की जा रही है कि वे बाहर निकलेंगे और अपने मत की ताकत का प्रयोग कर अपने बेहतर भविष्य के लिए अपना वोट जरूर देंगे। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ गाजियाबाद जो एनसीआर क्षेत्र का ही हिस्सा है, यहाँ विधानसभा दिल्ली के लिए उपचुनाव जारी है, विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव जारी है और मतदाताओं का कहना है कि वो विकास के मुद्दों को लेकर ही मतदान कर रहे हैं। आज की डेट में डेवलपमेंट ही सबसे ज़्यादा चीज़ है और सेकंड चीज़ होती है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो लोगों के साथ अनएम्प्लॉयमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो। तो हम ऐसी गवर्नमेंट चाहते हैं कि वो ऐसी गवर्नमेंट बने। इंडिया का नाम हुआ है वर्ल्ड के अंदर, तो इस ढंग से हो तो आदमी को अच्छा लगता है कि यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे व्यक्ति का पर्सनल भी बेनिफिट हो और देश का भी बेनिफिट हो। मुद्दा तो कोई उठाता ही नहीं है जी। अब वोट देने का हक का वोट तो देना ही है ना। हम तो उम्मीदवार अच्छा ही जाते हैं, जैसे मोदी ऐसे चाहते हैं। तो ये थे मतदाता जो अपनी बात कर रहे थे। और इस वक्त गाजियाबाद से सीधे नीरज हमारे संवाददाता हमारे साथ